हेलो दोस्तों। हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको शुरुआत के 2 टॉपिक्स कराए थे, जिसमें सोवियत सिस्टम क्या है ये बताया था मैंने। दूसरा मैंने आपको बताया था हाउ सोवियत यूनियन बिकम सेकेंड लार्जेस्ट पावर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और इन सारी मुद्दों पर देखा था। तो हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से वो चैप्टर टॉपिक अपने क्लियर कर लिए होंगे। तो आज इस कड़ी में हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है। देखो, पहले आपके सिलेबस में कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और जो अभी तक आपके सिलेबस में टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को हटाया गया है। तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमें जो टॉपिक शुरू करना था बच्चों, वो करना था गोर्बाचेव व सोवियत संघ का विघटन, यानी कि गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो समझने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक क्या था, इस टॉपिक में क्या बताया गया है और किस किस बारे में बात की गई है। तो मुझे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा है, आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना और एक एक टॉपिक समझते हुए चलना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। गोर्बाचेव व सोवियत संघ का विघटन, यानी कि गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में क्या है। सबसे पहले आप ये जान लो यहाँ पे गोर्बाचेव का मतलब क्या है। यहाँ गोर्बाचेव का मतलब है एक व्यक्ति के नाम से, और ये व्यक्ति का नाम क्या नाम है इनका पूरा, मिखाइल गोर्बाचेव। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए हु वॉज मिखाइल गोर्बाचेव, तो आप बताओगे मिखाइल गोर्बाचेव वॉज लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के क्या थे, नेता थे। ठीक है, जो कब बने थे बच्चों, 1980s में। अगर आप प्रॉपर डेट जानना चाहोगे तो ही वॉज बिकम अ लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 में बने थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा क्या हुआ था। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव बने। इस दौरान सोवियत देश अनेक प्रकार की राजनीतिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका व उसके सहयोगी देशों का तेज गति से विकास हो रहा था। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो, इन 1985 द मिखाइल गोर्बाचेव बिकम अ लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। During this period, the Soviet Union faced different kind of political and social problem. क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब यह है कि 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बने, सोवियत संघ के महासचिव बने। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने। तो जब ये महासचिव बने उस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था सोवियत यूनियन, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था सोवियत यूनियन। बट वहीं दूसरी तरफ अदर साइड द अमेरिकन एंड इट्स अलाय ग्रोइंग रैपिडली। कहने का मेरा मतलब है जहां सोवियत यूनियन कमजोर होता जा रहा था, तो वहीं सोवियत संघ के अलावा अमेरिका और जो उसके अलाइज कंट्री थे वो लगातार डेवलप करते जा रहे थे। उनकी इकोनॉमी लगातार डेवलप होती चली जा रही थी, वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब गोर्बाचेव लीडर बने तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह सोवियत यूनियन में, यानी कि सोवियत संघ के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। यानी कि गोर्बाचेव वाज डिसाइड दैट ही वाज इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन दी अफेयर्स ऑफ सोवियत यूनियन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोवियत यूनियन के अफेयर्स में क्या करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो नई चीजें क्या थी, ध्यान से सुनना। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन पहला पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर
गोर्बाचेव सुधार करना क्यों चाहते थे? तो आप आसानी से बता सकते हो कि ड्यूरिंग 1980s सोवियत यूनियन फेस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स. That is why the leader of Soviet Union, Mikhail Gorbachev, want to introduce number of reforms in the Soviet Union. ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अब समझने की कोशिश करना उन्होंने किस टाइप के दो रिफॉर्म्स करे. देखो, उन्होंने दो रिफॉर्म्स किए. कौन से? एक जिस रिफॉर्म को नाम दिया ग्लासनोस्ट और दूसरा जिसका नाम था पेरेस्ट्राइका. मैं दोनों का मतलब बताता हूँ. दोनों रशियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, आप याद रखना. देखो, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है क्या? ओपननेस. ओपननेस मतलब किसी चीज को ओपन कर देना. पहले सोवियत संघ के देश सारे अपने आप में बिजी रहते थे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज थी. तो अब मिखाइल गोर्बाचेव ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देंगे ताकि दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन बढ़े, हमारा ट्रेड बढ़े, और जब हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा. तो उन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया. जबकि दूसरी तरफ पेरेस्ट्राइका. पेरेस्ट्राइका का मतलब क्या होता है? पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, पुनः संरचना, दोबारा से किसी चीज को बिल्ड करना. तो मिखाइल गोर्बाचेव वाज डिसाइड दैट वी आर व्हाट, हम क्या करेंगे? हम सोवियत यूनियन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे? उसको डेवलप करेंगे. ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की. ध्यान से सुनिएगा. अब देखो जरा, इसके बाद उन्होंने क्या किया? दो चीज. दूसरी चीज, सोवियत संघ. उन्होंने तीसरी चीज क्या की? सोवियत संघ के देशों के साथ, सोवियत संघ के संबंध अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के साथ सुधारना. उन्होंने डिसाइड किया कि वो सोवियत संघ के जो संबंध है अमेरिका से, जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उनको सुधारा जाएगा. ठीक है, उनको अच्छे से किया जाएगा, उनको दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा. तीसरी चीज, सोवियत देशों में लोकतंत्र. वो क्या चाहते थे? सोवियत देशों में लोकतंत्र की धारणा को प्रबल करना व सोवियत देशों को अपने निर्णय लेने का अधिकार देना. चौथा उन्होंने रिफॉर्म क्या किया बच्चों? चौथा उन्होंने रिफॉर्म किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर दिया. कहां पर बताइए? डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर दिया सोवियत संघ के देशों में. मैं आपको दोबारा से चारों रिफॉर्म्स बताता हूं, तो ध्यान से सुनना. सबसे पहले ग्लासनोस्ट. ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस, यानी कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया ताकि सोवियत संघ के देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सके और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके. दूसरा उन्होंने क्या किया? पेरेस्ट्राइका. पेरेस्ट्राइका का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोवियत इकोनॉमी. सोवियत इकोनॉमी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, उसकी पुनः संरचना करना. तीसरा उन्होंने क्या किया बच्चों? कि सोवियत संघ के रिलेशंस को सुधारा. किसके साथ? अमेरिका के साथ, ताकि सोवियत संघ के रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे हों और जो उनके बीच में टेंशन्स चली आ रही है, कोल्ड वॉर चला रहा है, वो कम हो जाए. चौथी चीज उन्होंने क्या किया? सोवियत देशों में क्या लोकतंत्र की धारणा को मजबूत किया ताकि सोवियत संघ के देशों में भी लोकतंत्र आए. ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए किसके थ्रू बच्चों? बाय मिखाइल गोर्बाचेव. दीज 4 important reforms was introduced by Mikhail Gorbachev in 1980s. ओके, 1980s में ये किए गए. तो होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के रिफॉर्म्स किए गए. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, किन कारणों के चलते गोर्बाचेव सुधार करने पर मजबूर हुए. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. किन कारणों के चलते गोर्बाचेव सुधार करने पर मजबूर हुए, तो ये सारे कारण आप यहाँ पे आसानी से बता देना. ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव. गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, जो गोर्बाचेव ने सुधार किए थे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? क्या वो पॉजिटिव रहे या फिर वो नेगेटिव हुए? तो इसको जानते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो टॉपिक अगला वाला आप करने वाले हो, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक नंबर पे बनते हैं. एक नंबर के हर बार यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं. तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को. अब तो हम बात कर रहे थे, उन्होंने रिफॉर्म्स की. अब ध्यान से सुनना, अब इन रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ समझना जरा. देखो, द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव did not intervene when the disturbance occurred and the communist regime collapsed one after another. क्या मतलब है? जैसे ही ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, धीरे धीरे सोवियत यूनियन के जो साथी देश थे उनमें प्रॉब्लम्स होना क्रिएट हो गई. वहां पर वायलेंस होने लगा.
वहां पर डिस्टरबेंस होने लगी, लेकिन गोरबाचेव ने उनको कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, कम्युनिस्ट कंट्री कोलैप्स होती चली गई, टूटती चली गई। समझ में आया? उनके रिफॉर्म्स के बाद देश उनसे अलग होना शुरू हो गए, देश अलग होते गए, और इस तरीके से सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज थे वो अलग अलग होना शुरू हुए। आगे देखो, दीज डेवलपमेंट वर accompanied by rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ता रहा, और इस डेवलपमेंट के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फाइनली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट, गोरबाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। क्या मतलब है कि जो रिफॉर्म्स गोरबाचेव ने किए थे वो रिफॉर्म्स उनकी पार्टी के लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए और उनका क्रिटिसिज्म किया गया, जिसकी वजह से 1991 तक आते आते उनकी पॉलिसीज की वजह से सोवियत यूनियन 1991 में क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेशन उसका हो गया। अब यहां से क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या क्वेश्चन पूछता है कि गोरबाचेव सोवियत यूनियन में रिफॉर्म्स करना चाहते थे, बट उन रिफॉर्म्स का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो आप आसानी से उनका आंसर दे देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो ये था, इस तरीके से 1991 में गोरबाचेव का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, और क्या हुआ, और यहाँ से सोवियत यूनियन का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, और सारे के सारे जो देश 15 देश थे सोवियत यूनियन के साथ, वो धीरे धीरे अलग होते चले गए, और अलग होने के बाद सब देश अपना अपना अलग हो गए। तो क्या हुआ, देखो जरा, अ कूप टुक प्लेस, क्या है, अ कूप टुक प्लेस इन 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people had tasted freedom by then and did not want old style rule of the Communist Party। कहने का मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है 1991 में वहाँ पे एक कूप हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग, मतलब जो लीडर्स थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और लोगों को भी अब फ्रीडम मिलने लगी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब पुराने पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं जाएंगे। इस वजह से फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्या होगा, बोरिस येल्सिन इमर्ज एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वाज अ पॉपुलर इलेक्शन बिगन टू द सेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद बोरिस येल्सिन जो थे वो हीरो बन के इमर्ज होकर आए, और फिर 1991 में रशिया में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और वो इलेक्शन जीतकर पावर में आ गए, ठीक है, इलेक्शन जीतकर पावर में आ गए। इस तरीके से सारे देश अलग होते चले गए। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सोवियत यूनियन से अलग कौन हुआ था, तो ये यहाँ पर देख लो, इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। कहने का मतलब यह है कि दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस किसकी लीडरशिप में, येल्सिन की लीडरशिप में, इन सब ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, और ये किया कि यूएसएसआर अब कोलैप्स हो चुका है, यूएसएसआर अब खत्म हो चुका है, और सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, और नए पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई, कहां पर, सोवियत यूनियन के कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से याद रख लेनी है। तो ये था टॉपिक आपका सोवियत यूनियन, गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब यहाँ से एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो और जरा सुन लीजिएगा। अब देखो 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, देखो जरा, द डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सॉरी, तो मैं बोल रहा था, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड फॉर्मेशन ऑफ Commonwealth of Independent State come as the surprise to other republic, especially to the Central Asian ones। कहने का मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया,
तो डिसइंटीग्रेशन के बाद वो कंट्री जो सोवियत यूनियन के पहले मेंबर थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा गया बच्चों? CIS, डेट मीन्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों का राष्ट्रकुल, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। दूसरी बात, सोवियत यूनियन की जो लेगेसी थी, जो सोवियत यूनियन की पावर थी, वो किसको दी गई? रसिया को। रसिया रूस जो था वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर बना और इस तरीके से उसको यूएन में परमानेंट मेंबरशिप भी दी गई। ठीक है, परमानेंट मेंबरशिप भी दी गई और इस तरीके से सोवियत यूनियन के बाद रसिया सोवियत यूनियन का सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी बनकर उभरा। तो क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर में पूछा जाता है कि कौन सा कंट्री सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी बनकर उभरा यानी कि सक्सेसर था, तो आपका आंसर होगा रसिया। ठीक है, तो होप सो कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बच्चों बात करेंगे अगले टॉपिक पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलवेज आता है, हमेशा आता है, हमेशा। क्या था, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या रीजन थे। तो वी आर डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो 1 बाय 1 करके हम उनको डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं 1 1 करके, ठीक है? तो सुनना जरा। तो देखो जरा, क्या था द्वितीय विश्व युद्ध के, हम टॉपिक कर रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। इस टॉपिक को हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से रीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। व्हाई सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेट, ध्यान से सुनना। तो देखो, सुनने की कोशिश करना, पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व की गतिविधियां दोनों ही महाशक्तियों द्वारा चलाई जा रही थी। क्या मतलब था? आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड सिस्टम वर्क अकॉर्डिंग टू बोथ सुपर पावर, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व की गतिविधियों का निर्धारण जो कर रहा था, वो कौन कर रहा था? वो कर रहे थे अमेरिका और यूएसएसआर। लेकिन 1991 के आते आते सोवियत व्यवस्था कमजोर होने लगी व 1991 में इसका पूर्ण रूप से विघटन हो गया, जिसके लिए निम्न कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। कहने का मतलब 1991 तक आते आते क्या हुआ बच्चों? यूएसएसआर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगा, उसकी पावर जो थी वो कम होने लगी। तो जब पावर कम होने लगी तो क्या हुआ? इन 1991 सोवियत यूनियन वॉज टोटली कोलैप्स्ड, बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा किस तरीके से वो खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया सोवियत यूनियन। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन खत्म हुआ। कोई रीजन तो रहा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी पावर अचानक से तो डिसइंटीग्रेट होती नहीं है। सो 1 बाय 1 करके उन रीजंस को जानेंगे कि आखिर क्या रीजंस थे। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे रीजन, पहला रीजन हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन, सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाओं में बढ़ता भ्रष्टाचार, जिसके कारण यह संस्थाएं सोवियत लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। द फर्स्ट रीजन टू रिस्पॉन्सिबल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वॉज करप्शन इन दी सोवियत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाओं में। आर्थिक संस्थाएं मतलब वो संस्थाएं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखती हैं, उनमें लगातार करप्शन बढ़ता जा रहा था, वो लगातार करप्ट होती जा रही थी और वो करप्ट होने की वजह से लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। तो फर्स्ट रीजन है, वो रीजन क्या है बच्चों? वो रीजन है करप्शन। और करप्शन किसमें? इन दी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, पहला रीजन। दूसरा, सोवियत संघ के द्वारा अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के स्थान पर हथियारों की होड़ पर खर्च किया। क्या मतलब है? देखो, किसी भी देश के पास रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करते हो ये डिपेंड करता है। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड द सोवियत यूनियन
spend their whole resource on the development of new technological weapons, not needs of public needs, सॉरी। कहने का मतलब यह है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर सोवियत संघ ने अपने जितने संसाधन थे उनमें से ज्यादातर संसाधन किसके ऊपर लगाए? हथियारों की होड़ पे लगाए, अपने वेपन्स को बढ़ाने पे लगाए। ठीक है, जब अपने वेपन्स को बढ़ाने पे लगाए तो क्या हुआ? अपने नागरिकों की बेसिक नीड्स को वो पूरा नहीं कर पाए। जब कोई देश अपने नागरिकों की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या उस देश के लोग चुप रहेंगे? नहीं। फिर फाइनली क्या हुआ? उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपको दो रीजन बताए। पहला, बढ़ता भ्रष्टाचार। दूसरा, अपने संसाधनों को किसके ऊपर लगाना? हथियारों की ओर पे लगाना, वेपन्स की रेस पे, आर्म रेस पे लगाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को डेवलप करना। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, तो थर्ड रीजन जानते हैं हम। थर्ड रीजन क्या था? तो थर्ड रीजन है सोवियत संघ पर 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का होना, जिसके कारण इस पार्टी की सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रही। क्या मतलब है? आपको पता है, मैंने बताया था सोवियत यूनियन कब बना, तो आंसर होगा 1917 में, 1917 में। तो जब 1917 में ये सोवियत यूनियन बना, तब से लेकर 1991 तक एक ही पार्टी थी, जिस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रही थी, वो लोगों के वेलफेयर में काम नहीं कर रही थी। और जब लोगों के वेलफेयर में काम नहीं कर रही थी तो लोगों का जो भरोसा था वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर खत्म हो गया था। उसकी रिस्पॉन्सिबल ना होने की वजह से लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, गोर्बाचेव की नीतियों का सोवियत देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना। द पॉलिसी ऑफ गोर्बाचेव, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि वो तो रिफॉर्म्स चाहते थे, बट उन रिफॉर्म्स का इंपैक्ट कैसा पड़ा? नकारात्मक, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। फिफ्थ, सोवियत देशों में मजबूत होती राष्ट्रवाद की धारणा। राष्ट्रवाद के चलते सोवियत संघ के सहयोगी देशों ने इससे अलग होने की मांगे शुरू कर दी। यानी कि सोवियत देशों में क्या था? अब जो सोवियत कंट्रीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहेंगे। वी वांट टू मेक अवर ओन फ्यूचर, वी वांट टू मेक अवर गवर्नमेंट, वी वांट टू मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट वांट टू स्पेंड आवर टाइम विद द सोवियत यूनियन। उन्होंने साफ मना कर दिया, अब हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हम सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहेंगे। जिसकी वजह से वो अलग होते गए और अलग होने के बाद धीरे धीरे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, पूंजीवादी देशों का लगातार तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ सोवियत देश लगातार पिछड़ते जा रहे थे। यानी कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे, अमेरिका और जो उसके अलायंस थे, उनका लगातार डेवलपमेंट हो जा रहा था, वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बट बदले में सोवियत यूनियन के देश लगातार कमजोर हो रहे थे, लगातार वीक हो रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुस्सा था उन देशों में। इसके अलावा पॉवर्टी लगातार बढ़ती जा रही थी, करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो इन सारे रीजंस को मिलाकर, इन सारे रीजंस की वजह से इन फाइनली 1991 सोवियत यूनियन वॉज कोलैप्स्ड, इन सारे रीजंस के वजह से। क्लियर? चलिए, तो हमने डिस्कस किया अभी व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो जो मैंने अभी सारे पॉइंट्स बताए वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारे लिखे हुए हैं, सारे आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। दो टॉपिक हमने किए हैं आज। सबसे पहला हमने किया है गोर्बाचेव एंड इनके रिफॉर्म्स, दूसरा हमने किया है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर करा दिया मैंने। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, पहले नॉर्मल विदाउट एनी नोट्स, कोई नोट्स नहीं बनाने आपने। जब इसको सेकंड टाइम आप देखो तो इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना, और बढ़ाने के बाद कॉपी पेन लेकर छोटे छोटे नोट्स बताने जाना जो मैंने अपनी स्लाइड्स में दे रखे हैं, उनको आप लिखते जाना ताकि आप उनको रिवाइज कर सकें। कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे, ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से कम एक बड़ा क्वेश्चन और एक नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि जो 2 टॉपिक मैंने कराए हैं ये कम से कम 8 नंबर के टॉपिक हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको करते रहिएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स है, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं जो नेक्स्ट आपको वीडियो दूंगा उसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। ठीक है, और एक और बात,
कोरोना का प्रॉब्लम लगातार बढ़ रहा है, तो आप लोग भी बिल्कुल घर पर रहिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए, और जितना हो सके घर पर रहिए, घर पर रह के अपनी पढ़ाई करिए ताकि आप इस प्रॉब्लम से बचे रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू।